नियर एंड डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन प्लस एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदुवत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव देखा था। हमने एक स्रोत आवेश लिया था कैपिटल क्यू, उससे r दूरी पर एक पॉइंट P था और उस पॉइंट P पर विद्युत विभव को ज्ञात किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी और वो वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी V = 1/4πε0 कैपिटल Q/V/R। कैपिटल Q एक स्रोत आवेश था, एक सोर्स चार्ज था। इससे r दूरी पर एक पॉइंट लिया था P। इस पॉइंट P पर विद्युत विभव की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई थी 1/4πε0 कैपिटल Q/R। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी है, पहली बात, आप जैसे जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते जाओगे, अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है, विभव की जो वैल्यू है, विभव का जो मान है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान बढ़ेगा, कम होगा। यानी डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर, डिस्टेंस को बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। उसके बाद सेकंड चीज, यहां पर मैंने आपको कल भी बताया था दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी पर हमने चर्चा की थी कि ये कैपिटल क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और इट में भी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है, विद्युत विभव, वो एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास किसी तरह की कोई डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होती। जब भी किसी अदिश राशि के आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो नेगेटिव साइन उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड शो करता है। और जब किसी सदिश राशि के आगे आप नेगेटिव साइन लगा दें, ऋणात्मक चिन्ह लगा दें, किसी वेक्टर क्वांटिटी के आगे, किसी सदिश राशि के आगे, तो वो ऋणात्मक जो चिन्ह है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की, उस भौतिक राशि की डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है और वो उत्तर दिशा में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम इस क्वांटिटी के आगे अगर नेगेटिव साइन लगा दें, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, तो नेगेटिव साइन लगाते ही अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम चाल की चर्चा करें, चाल की बात करें, तो चाल जो है वो एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने कहा एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। अब अगर आप इसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं तो इसका मतलब उसकी चाल जो है वो नेगेटिव हो चुकी है, डायरेक्शन नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि दिशा होती ही नहीं है। तो ऐसे ही जो विद्युत विभव है वो एक अदिश राशि होती है। तो यहां पर जो चिन्ह है वो अपनी एक वैल्यू रखता है। तो जब भी आप नेगेटिव आवेश के लिए इस फॉर्मूले को काम लगे तो आपको यहां पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें Q जो है वो पुट किया जाएगा विद साइन। मैं यही लिख देता हूं, चिन्ह के साथ में आप Q को पुट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना जरा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। उपरोक्त सूत्र में, इन अबव फॉर्मूला, विभव आवेश की
प्रकृति, नेचर, यानी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव के अनुसार धनात्मक ऑब्लिक ऋणात्मक संभव है। ठीक है, यानी आवेश की जैसी प्रकृति होगी वो धनात्मक है, वो पॉजिटिव चार्ज है तो विभव भी पॉजिटिव होगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो विभव भी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, इन अबव फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव विद अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट बात है कि वही मेरा सिद्धांत कि ये तो हो गई किताबी बात। अब हम जरा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इसी बात को मेरे कहने का दूसरा तरीका देखना, अब जरा अपने दिमाग को खोलना। अगर मुझे एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो मैंने ये आपके सामने ये जो 2.5 लाइन लिखी है ना, ये हो गई किताबी ज्ञान। और जो काम की बात है कि हमसे एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है सर, वो जरा सुनिएगा भाई। हम एक चार्ज को, +1 चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। ठीक, अब उसको लाने में मुझे काम करना पड़े, वी हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ रहा है, उसको पुश करना पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा विभव धनात्मक। और अगर उस एकांक धनावेश को, +1 को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में काम करने की बजाय काम मिल जाए, हमें वर्क करना ना पड़े, वर्क मिल जाए, तो विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। कुछ बच्चे तो ये मेरी 2 लाइनों को समझ चुके होंगे, जिनका दिमाग काम करता है, कुछ अभी कोशिश कर रहे हैं और कुछ उन्होंने कैच कर भी लिया होगा। जिन्होंने मेरी बात को माना है, अपने दिमाग एनालिटिकल बनाने की कोशिश की है। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिएगा। एकांक धनावेश को अनंत से मैं लाऊं और लाने में मुझे काम करना पड़े तो विभव धनात्मक, और अगर मुझे काम करने की बजाय मिल जाए तो विभव नेगेटिव। इसको जरा सोचिए और सोच करके मुझे बताइए कि ये जो मैं कह रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। देखिए, ये है मेरा स्रोत आवेश कैपिटल Q, यहां से मैं r दूरी चला, ये पॉइंट है P, और ये हो गया मेरा इंफिनिटी। यहां पर अपना रखा हुआ है +1। मैं इसको लाऊं तो ये +Q जो है इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, भगाएगा, तो मुझे काम करना पड़ेगा। और देखें जरा, ये भगाएगा तब जब ये प्लस का होगा, और अगर ये प्लस का है तो ऊपर वाले फॉर्मूले में बताओ यहां पर प्लस होगा। अगर हम प्लस विद साइन अगर इसको पुट करेंगे और पॉजिटिव साइन यहां पे लगाएंगे तो विभव कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, और मुझे काम करना पड़ रहा है। सपोज ये नेगेटिव होता, अब क्या मुझे +1 को लाने में काम करना पड़ता है या काम अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट करता है। मैथमेटिकल सोचो, ये तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, और वहां मैथ सोचें जरा, अगर ये नेगेटिव है और मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा तो क्या विभव ऋणात्मक नहीं होगा? तो अगर मुझे काम करना पड़ रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो विभव भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर मुझे काम करने की बजाय काम मिल जाए तो फिर विभव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फिर ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। ये है फिजिक्स और वो है मैथ, और ये है किताबी बातें। तो चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश क्या करो कि आखिरकार ये ऊपर वाला सेंटेंस हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो
एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़े तब विभव धनात्मक होगा, लेकिन कार्य करने की बजाय कार्य मिल जावे तब विभव ऋणात्मक होगा। ठीक, अब नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, दूरी के साथ विभव का क्या चेंज होने वाला है, उसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। दूरी के साथ विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तन निम्न ग्राफ से स्पष्ट है। देखें, विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R। तो यहां से हमको सीखने को मिला कि V एंटी प्रोपोर्शनल होगा R के। इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा था, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ये दूरी की सिंगल घात के, सिंगल पावर के व्युत्क्रमानुपाती है और ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो E प्रोपोर्शनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 में R स्क्वायर। ठीक, अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया कि मैं ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकता हूं कि E इक्वल टू V अपॉन R। अगर मैं यहाँ 1 और R से मल्टीप्लाई करता हूं इस पूरे फॉर्मूले में, किसका फॉर्मूला है? V का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में 1 और R से मल्टीप्लाई करो तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए इसका एक नया मात्रांक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जिसको हम कहते हैं वोल्ट अपॉन में मीटर। रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। V अपॉन R विभव में दूरी से डिवाइड कर दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो अब इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको जो चेंजेस करना है वो देखें। दोनों में एक दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है और एक दूरी की सिंगल घात के अनुपाती है। मुझे बताओ जरा, वो कौन सी डिस्टेंस होगी जिस पर ये दोनों वैल्यूज समान होंगी? यहाँ क्या वो 1 मीटर होगी? अगर यहाँ पर मैं 1 मीटर लगा दूं तो विभव का फॉर्मूला 1/4πε0 Q। अगर यहाँ पर भी मैं 1 लगा दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो बाकी का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q, जरा बताएं दोनों की
वैल्यू सेम आएगी। तो आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि किस दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के फॉर्मूले समान आते हैं, वो कौन सी डिस्टेंस है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के फॉर्मूले सेम आते हैं? तो वो डिस्टेंस होगी 1 मीटर। 1 मीटर के लिए जितना वैल्यू विद्युत विभव लेगा उतनी ही वैल्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेगा। बताएं किस कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अब नहीं होगी आपको। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो सेंटेंस लिखा था इसका ये क्या कहना चाह रहा है, अपने आप से पूछा करो, ये कहना चाह रहा है अगर हमें काम करना पड़े वी हैव टू वर्क देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, और अगर हमें काम ना करना पड़े, काम अपने आप ही मिल जाए, तब जो विद्युत विभव है वो ऋणात्मक होगा। मैथमेटिक्स तरीके से आप देख सकते हैं, अगर Q पॉजिटिव है तो फॉर्मूले से V भी पॉजिटिव होगा, अगर Q नेगेटिव है तो फॉर्मूले में से V भी नेगेटिव होगा। लेकिन विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसके जितने भी फॉर्मूले आएंगे उसमें आप आवेश को चिन्ह के साथ पुट करेंगे। समझ में आई बात? अगर आवेश आपको सवाल में पॉजिटिव दिया है तो आप पॉजिटिव पुट करेंगे, अगर सवाल में आवेश आपको नेगेटिव दिया गया है तो आप विद्युत विभव के फॉर्मूले में जो साइन यूज करेंगे वो साइन भी नेगेटिव साइन ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। देखिए विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की विभिन्न स्थितियों के लिए विद्युत विभव the value of electric potential for the different position of an electric dipole। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो सब आपने इससे पहले आ चुका है, पढ़ लिया। देखें मैं फिर बता देता हूं। इसकी 3 स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। अक्ष यानी एक्सिस, निरक्ष, इक्वेटोरियल और तीसरा सामान्य बिंदु यानी जनरल पॉइंट। और अगर हम इंपॉर्टेंट माने तो इंपॉर्टेंट होता है सामान्य बिंदु। अक्ष और निरक्ष जो है वो सामान्य बिंदु से ही निकल के आते हैं। तो सर आप अक्ष और निरक्ष क्यों करवा रहे हैं? अक्ष और निरक्ष इसलिए हम करवा रहे हैं ताकि आपके दिमाग के जो पुर्जे जंग खाए हुए हैं वो खोलें। समझ में आई बात? 2 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। बाकी हम सामान्य बिंदु से भी दोनों निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या चीज है सर समस्या नहीं आ रहा है तो आप शुरुआत से देखें। आप ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? प्रकृति में हमें कई सारी संरचनाएं मिलती हैं। जैसे मैं बात करूं HCl की स्ट्रक्चर की, H+Cl-, ठीक।
इनके पास में समान मान का, समान इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसमें समान मान का चार्ज होता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके दो पोल हो, जो परिमाण में समान हो, मैग्नीट्यूड में समान हो, समान उनकी वैल्यू हो, लेकिन उनकी जो नेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए। प्लस इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस वो बहुत अल्प रखी जाती है, बहुत कम रखी जाती है। ठीक है, यानी विद्युत द्विध्रुव के जो दोनों ध्रुव होते हैं, दोनों जो पोल होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही अल्प रखी जाती है, बहुत ही कम रखी जाती है। तो देखिए, हमें विद्युत द्विध्रुव बनाना है, तो आपको क्या करना है, एक प्लस क्यू चार्ज लेंगे और एक माइनस क्यू चार्ज लेंगे। तो देखें जरा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने एक को क्यू तो दूसरे को 2Q या 4Q या 5Q नहीं लिखा है, दूसरा भी क्यू ही है, लेकिन एक की जो प्रकृति है वो पॉजिटिव है और दूसरे की जो प्रकृति है वो नेगेटिव। ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं डाइपोल। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, जिन लोगों ने मुझे पहले से ही फॉलो किया है उनके लिए तो ये नई बात नहीं होगी, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, वो भी कोई टेंशन ना ले, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं बहुत चीज बता रहा हूं जो आपको अब चुभेंगी, क्योंकि आपने बुक पढ़ी होंगी या कुछ भी पढ़ा होगा, तो उसमें मे भी पॉसिबल है कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा सब बुकों में, अब बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ भी सीखने को मिलेगी। खैर छोड़े, आप काम की बात करें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बना लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम रखी जाती है और मैं इस डिस्टेंस को डिनोट करता हूं ए से। ये हो गई दोनों के बीच की डिस्टेंस ए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कई जगह आपको ये डिस्टेंस दोगुनी मिलेगी और कई आप समझ रहे होंगे कि सर सही कह रहे हैं, मतलब कुछ इसको 2A लिखते हैं, बुक वाले भी कई लिखते हैं 2A या 2R, सिंबल कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोगुना लिखते हैं 2। उसके बाद उसका हाफ करके, जब कैलकुलेशन उन्हें करनी पड़ती है, गणना करनी पड़ती है, तो हाफ करके उसको आधा कर देते हैं। अब मेरी बात, आप एक बात बताएं, हम ये कहते हैं कि द्विध्रुव के इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों जो चार्ज हैं, दोनों जो ध्रुव है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम रखी जाती है। एक तरफ तो आप ये सेंटेंस करो कि बहुत कम रखी जाती है, और दूसरी तरफ आप उसको दोगुना पेश कर रहे हैं। वो दोगुना पेश क्यों करते हैं? क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं तो 2A का A करने में आसानी रहती है, इस A का आधा करने में A/2 दिक्कत महसूस होती है। लेकिन हम A ही लिखेंगे और आधा भी करेंगे और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक बात? तो द्विध्रुव के दोनों पोल्स के बीच की दूरी हो गई A। इसका एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको हम स्मॉल p से दर्शाते हैं। ठीक है, एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको हम p से, स्मॉल p से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, दोनों जो आवेश है, ये दोनों आवेश, इनमें से एक आवेश का परिमाण ले लें और बीच की डिस्टेंस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण। मैं अलग से इसको नोट कर देता हूं। ये सब पिछली चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, सिंबल हो गया इसका स्मॉल p और फॉर्मूला होता है इसका QA।
किसी भी एक चार्ज की मैंने वैल्यू ले ली है क्यू, और बीच की दूरी से मैंने डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर दी। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम द्विध्रुव। ठीक, तो हमने क्या क्या सीखा? विद्युत द्विध्रुव डायपोल मोमेंट एक ऐसी आकृति होती है जिसमें समान परिमाण के आवेश होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम वैल्यू वाले, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। ठीक, दूसरी बात हमने क्या सीखी? जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके बीच, उसके दोनों जो ध्रुव है, दोनों जो पोल के बीच की दूरी कम रखी जाती है, इसलिए हम दोहरा नहीं लिखते, ए लिखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण इसी से संबंधित एक क्वांटिटी है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, यानी डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला स्मॉल p इक्वल टू एक चार्ज की आप वैल्यू ले लें और उनकी बीच की डिस्टेंस जो है, दोनों के बीच की डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब एक दिमाग में आपको उलझन आ रही होगी, मैं ये द्विध्रुव आघूर्ण मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक तो विद्युत विभव है, ये मैं आपको बस ये बता रहा हूं ताकि आप मुझसे जुड़ पाएं। कई बच्चों ने ये दोगुना पढ़ा होगा तो वो एक कंफ्यूजन को निकालें, बस इसलिए मैं इसकी हल्की सी चर्चा कर रहा हूं, बाकी मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा टॉपिक तो कुछ अलग है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे ये कोई द्विध्रुव आघूर्ण है बेटा, सॉरी द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू है सपोज, और ये माइनस क्यू है, और ये बीच की डिस्टेंस है। अब एक द्विध्रुव आघूर्ण ये घूर्णन गति कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, पहले ने रोटेशनल मोशन की, एक और था हमारे पास, मान लीजिए ये 2 + 2 क्यू है, ये -2 क्यू है, इसने घूर्णन गति की। एक और लाए हम, ये +4 क्यू है, ये -4 क्यू है, इसने घूर्णन गति की। अब इफेक्ट कहाँ ज्यादा आएगा घूर्णन गति का, प्रभाव ज्यादा कहाँ आएगा, वो ये बताता है कौन? द्विध्रुव आघूर्ण। कि जब भी आप इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखोगे, द्विध्रुव को, अलग अलग द्विध्रुव को रख रख के देखा तो उन्होंने घूर्णन गति की, जैसे घूर्णन गति की तो कौन सी घूर्णन गति का प्रभाव ज्यादा है, कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा इफेक्ट शो करता है, उस इफेक्ट को, उस प्रभाव को ये बताता है कौन? द्विध्रुव आघूर्ण। जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा, जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण कम है वो कम प्रभावी होगा। मैं इसका भौतिक महत्व पढ़ा रहा हूं, रटने से नहीं होता मुझको, बाकी मेरा ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो देखें कि इसकी 3 पोजीशंस होती हैं। ये जो पोजीशंस मैं बना रहा हूं, इस पोजीशन को कहते हैं एक्सियल पोजीशन, अक्ष। ठीक, इसका मिड पॉइंट आप लें और लंबवत परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें जो इसको समान 2 टुकड़ों में बांट रहा है। इस स्थिति को हम कहते हैं निरक्ष या इक्वेटोरियल। ठीक, और एक जनरल पॉइंट, ना तो हम अक्ष पर जा रहे हैं ना हम निरक्ष पर जा रहे हैं, हम एक जनरल एक पॉइंट पर जा रहे हैं, कहीं भी एक एंगल बना करके। इस स्थिति को कहते हैं हम सामान्य स्थिति। तो 3 स्थिति के लिए हम विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल, निरक्ष और जनरल पॉइंट। ठीक है, पहले एक्सियल के लिए काम करेंगे, उसके बाद इक्वेटोरियल के लिए, और नंबर 3 पर हम बात करेंगे सामान्य। इससे संबंधित, द्विध्रुव से संबंधित एक और बात है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।